Hello guys, welcome to Study IQ. So दोस्तों, today we are going to move towards the second part of the conquest of Bengal. Now second part of the conquest of Bengal is quite important because in this part we are going to discuss about Battle of Plassey. Battle of Plassey हमेशा से एक लैंडमार्क इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री रहा हुआ है. इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नॉट बिकॉज ऑफ द इट फेल इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिशर्स या फिर ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड इंडिया बिकॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी. तो इट इज़ रिलेटेड टू द हिस्टोरियोग्राफी. अगर आप मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर को पूछोगे तो मॉडर्न इंडिया चालू कहाँ से हुआ? रफली विद द डेथ ऑफ औरंगजेब, दैट इज 1707. बिकॉज फॉर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर एंशियंट इंडिया, मीडिएवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया, इनका जो सेग्रीगेशन करके रखा है उसका बेसिस क्या रहा है? हमेशा से उसका जो बेसिस रहा है दैट इज बेसिकली डिवीजन ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया. एंड यही पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ इंडिया हमको 1707 ऑनवर्ड दिखाई भी देता है. बट ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू लुक एट दी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन या फिर इवन कॉलोनियल हिस्टोरियन, तो उनका हमेशा से यही मानना है कि 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तो इट वाज अराइवल ऑफ द ब्रिटिश राज इन आवर कंट्री, एंड दैट्स व्हाई दे कंसिडर 1757 एज द लैंडमार्क इवेंट और बैटल ऑफ प्लासी एज द लैंडमार्क इवेंट, एंड दे ट्रेस द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम दिस स्पेसिफिक इवेंट. तो एक अंडरलाइन करंट ऑफ द हिस्ट्री है ये ऑप्शनल में थोड़ा सा ज़्यादा इलेबोरेटली पढ़ना पड़ता है. अभी के लिए तो बस आपको ऊपर से ही चीज़ें जो पता होनी चाहिए बिकॉज दिस एंटायर सीरीज जो उसका थोड़ा सा फोकस जीएस के ऊपर ही ज़्यादा है. तो इन दैट कैपेसिटी वी कैन क्लियरली सी कि बैटल ऑफ प्लासी इट इज़ वन ऑफ द मोस्टली डिबेटेड टॉपिक इन द इंडियन हिस्ट्री, एंड यही बैटल ऑफ प्लासी जो उसके ऊपर हम लोगों को जाना है. बट ये बैटल ऑफ प्लासी के ऊपर जाने से पहले द एक्सेस ऑफ दिस पीपीटी यू विल बी गेटिंग ऑन दिस टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स, एंड सिंस दिस आर द रिकॉर्डेड लेक्चर, तो अगर आपको कोई डाउट रहेगा देन यू कैन डेफिनेटली feel free to ask it to me on the Instagram channel of ours. So let's move on to today's topic, that is Battle of Plassey. Now yesterday वाले लेक्चर में हमने देखा था कि certain basic background of Battle of Plassey. हमने देखा था कि सिराजुद्दौला कैसे नवाब ऑफ बंगाल बना, एंड वंस ही बिकम नवाब ऑफ बंगाल तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस जो वो खड़े थे. ये चैलेंजेस में कुछ इंटरनल चैलेंजेस थे. इंटरनल चैलेंजेस में उसकी आर्मी का जो चीफ था दैट इज़ मीर जाफ़र, वो उसके अगेंस्ट हो चुका था. जो फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई भी राज्य जो आप फाइनेंस के बिना चला ही नहीं पाओगे, ये फाइनेंस जो है वो भी उसके हाथ से चला गया था बिकॉज ही हैड अपसेटेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंसियर ऑफ हिज कोर्ट दैट इज़ महाबत राय, जिसके पास जगत सेठ का टाइटल इस टाइम पे था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके कुछ इंटरनल राइवल अभी भी जिंदा थे, जिसमें मोस्ट प्रोमिनेंट वॉज घाशीती बेगम. हमने ये देखा भी था कि इट वॉज नॉट घाशीती बेगम हु वॉज द राइवल, इट वॉज एक्चुअली नवाजिश खान. बट नवाजिश खान मारा जा चुका था, एंड दैट्स व्हाई घाशीती बेगम वॉज अ राइवल क्लेमंट टू द थ्रोन. एंड ये इंटरनल स्ट्रेसेस जब आपके एम्पायर में डेवलप्ड होंगे देन ऑब्वियसली आपके लिए गड़बड़ होगी ही होगी. एंड देयर आफ्टर वी हैव सीन कि अल्टीमेटली हाउ ही एंटेंगल्ड हिमसेल्फ विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल वैटसन, वो जब बंगाल में आए तो हाउ दे एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द कोर्ट ऑफ द बंगाल दैट इज कोर्ट ऑफ मुर्शिदाबाद. मुर्शिदाबाद उस जमाने में कैपिटल ऑफ बंगाल हुआ करती थी, तो मुर्शिदाबाद के कोर्ट में ख्वाजा पेट्रियस को भेजा हुआ था एडमिरल वैटसन ने, एंड तब जाके कॉन्स्पिरसी जो है वो फाइल आउट हुई. यानी कॉन्स्पिरसी के बारे में हमने पहले भी देखा था कि जो डिसअफेक्शन नवाब के कोर्ट में था, ये डिसअफेक्शन जो है उसके दो इम्पॉर्टेंट पिलर थे. एक था मीर जाफ़र एंड दूसरा था बेसिकली जगत सेठ. जगत सेठ का जो एक्चुअल नाम जो है दैट इज़ बेसिकली महाबत राय. एंड इसमें राय दुर्लभ इज बेसिकली अगेन अनदर मिलिट्री कमांडर, एंड देयर आफ्टर ओमीचंद या फिर अमीचंद, वन एंड सेम पर्सन. ये पर्सन भी जो है फाइनेंसियर ही था. तो ये ऐसी कोटरी बन गई नवाब के कोर्ट में हु वर नॉट हैप्पी विद सिराजुद्दौला. एंड सिराजुद्दौला के बारे में हमने देखा भी है कि ही वॉज नॉट अ मैन ऑफ द कैरेक्टर. नॉट अ मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम के जो गवर्नर थे रॉजर ड्रेक, उनका अकाउंट भी हमने देखा था कि सिराजुद्दौला शुड हैव नेवर बिकम द गवर्नर और बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल. एंड क्यों नहीं बनना चाहिए? बिकॉज उसके कुछ हॉरिबल इंस्टेंसेस की बात जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने करके भी रखी है, एंड हमारे पास कोरोबोरेटिंग एविडेंसेस भी है. फॉर एग्जांपल चंदर नागौर में जो फ्रेंच फैक्ट्री थी उसके जो गवर्नर थे एट दैट टाइम दैट इज़ जीन्स लॉ, उनका भी वही कहना है कि ही इज़ अ मैन ऑफ अ डेफिशिएंट कैरेक्टर. मैन ऑफ अ डेफिशिएंट कैरेक्टर मतलब औरतों के ऊपर रेप करना, गंगा घाट के ऊपर जाके लोगों को सताना, मार देना, तो ये वाली चीज़ें काफ़ी ऑर्डिनरी थी सिराजुद्दौला के लिए. एंड वही वाली चीज़ अल्टीमेटली वो नवाब बनने के बाद उसने अपने कोर्ट में भी इम्प्लीमेंट करनी चालू की. एंड दैट एट्रोशियस एंड क्रूअल रूल अगेंस्ट द ओल्ड गार्ड, जैसे महाबत राय, जगत सेठ हो सकते हैं या फिर राय दुर्लभ हो सकते हैं, ओमीचंद हो सकते हैं, एंड अबो देम दिस मीर जाफ़र. तो ये सारे ही इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे, उनका अगर आपने ईगो हर्ट कर दिया देन गड़बड़ तो होनी थी, एंड हुआ भी वही.
तो एक ग्रेट कॉन्स्पिरसी अल्टीमेटली फॉइल हुई, जिसमें सारा का सारा मैटर रफली 3 करोड़ रुपीज़ के ऊपर आके सेटल हुआ। एंड इट वाज आल्सो प्रॉमिस कि 1.80 लाख करोड़ रुपीज़ जो है, सॉरी 1.80 लाख रुपीज़, सॉरी नॉट करोड़, ये भी एनुअली कंपनी को दिए जाएंगे वाया मीर जाफर, अगर सिराजुद्दौला हट जाता है तो मीर जाफर एंड मीर जाफर के साथ साथ अल्टीमेटली रॉबर्ट क्लाइव एंड देयर आफ्टर एडमिरल वैटसन एंड देयर आफ्टर जो कोर्ट में बाकी के जो लोग थे, इन्होंने ये कॉन्स्पिरसी जो है बनाई हुई थी। एंड ये कॉन्स्पिरसी सिग्निफिकेंट भी थी इफ यू लुक एट द एंगल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, देन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये वाला पूरा का पूरा जो सम ऑफ मनी था, इट वॉज वेरी मच और वेरी हेफ्टी सम। एंड दैट्स अ बैटल ऑफ प्लासी जो है वो एक लैंडमार्क भी बैटल माना जाता है, बिकॉज ये बैटल खेलने में वही दो इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज थे, एडमिरल वैटसन was the representative of the British government during this warfare, and उसके साथ साथ फिर रॉबर्ट क्लाइव who was the representative of East India Company at that period of time. And अगर आप देखोगे तो it was nothing but a collusion of British government as well as East India Company, जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी के बाद इंडिया का कॉन्क्वेस्ट जो है वो चालू हुआ। तो एक अंडरलाइन क्वेश्चन ये भी हमेशा याद रखना, जो ब्रिटिशर्स हमेशा से बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स कॉन्कर्ड इंडिया इन द फीट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। ये फीट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस मतलब ब्रिटिशर्स ने कभी भी पूरा इंडिया देखने का सपना तो नहीं देखा था, कैप्चर करने का, बट ऑब्वियसली दे हैड दैट थिंग इन माइंड। अगर वो नहीं होती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है एडमिरल वैटसन, वो रॉबर्ट क्लाइव को ये वॉरफेयर में मदद करता ही नहीं। अल्टीमेटली सिर्फ 3000 लोग लेके हमने देखा था कि ये लोगों ने अपना हिस्टोरिक मार्च टू मुर्शिदाबाद चालू किया था। एंड ये मार्च टू मुर्शिदाबाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ कितने लोग थे? 3000 लोग थे, दैट्स इट। एंड ये 3000 लोग लेके आप नवाब ऑफ बंगाल की आर्मी के साथ जाओगे युद्ध खेलने, जब आपको पता है कि नवाब ऑफ बंगाल की आर्मी 50,000 से ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली सर्टन कॉन्स्पिरसी वॉज देयर, समथिंग वॉज ऑलरेडी डिसाइडेड। अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला ये चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाया, एंड जो होना था वही हुआ। तो जो एक्चुअल में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, बैटल ऑफ प्लासी का भी एक इलेबोरेट वर्जन हमारे पास अवेलेबल है। रॉबर्ट क्लाइव जैसे ही बंगाल से निकला था इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून, ही वॉज हेजिटेंट टू बेसिकली गो इनटू मुर्शिदाबाद, एंड मुर्शिदाबाद में जाके डायरेक्टली बंगाल के आर्मी पर अटैक करना। रॉबर्ट क्लाइव एज सच कभी मीर जाफर से मिला हुआ ही नहीं था। जो भी निगोशिएशन हुए थे हमने देखा था कि ख्वाजा पेट्रियस के थ्रू हुए थे, एंड जो भी निगोशिएशन चल रहे थे वो खत या फिर बेसिकली लेटर्स के थ्रू चल रहे थे, जो लेटर आज बेसिकली हमारे पास अवेलेबल भी है। तो इवन जस्ट अ डे बिफोर, दैट इज बेसिकली 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 22 जून को जब दोनों आर्मीज जो है एक दूसरे के सामने खड़ी थी, रॉबर्ट क्लाइव जो है रिपीटेटिवली मीर जाफर को लेटर लिख रहा था, एंड मीर जाफर का कोई भी रिप्लाई जो है उसके ऊपर नहीं आ रहा था। एंड एट वन इंस्टेंस रॉबर्ट क्लाइव जो है बेसिकली ये सोच भी रहा था कि बैटल ऑफ प्लासी से रिटर्न चले जाए, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर बंगाल, अनफॉर्चुनेटली फॉर सिराजुद्दौला, अपोजिट कैंप में क्या चल रहा था, ये वाली जो चीज़ है वो हमको देखनी पड़ेगी। ये अपोजिट कैंप अगर हम लोग देखें तो रफली 21 जून के इवनिंग में, 22 जून के मॉर्निंग में मीर जाफर, सिराजुद्दौला, ये दोनों जो बेसिकली बैटलफील्ड पे आके खड़े हुए थे। एंड ये दोनों जैसे ही बैटलफील्ड पे आके खड़े हुए तो समहाउ सिराजुद्दौला जो है सुबह से वेट कर रहा था 23 जून को कि ब्रिटिशर्स अटैक करें, बट ओनली 3000 सोल्जर रफली वहाँ पे थे। 50,000 से ज़्यादा की आर्मी इधर थी सिराजुद्दौला के पास। एंड इन दैट इंस्टेंस फिर मीर जाफर जो है उसने कन्विंस कर दिया सिराजुद्दौला को कि इनको हम संभालते हैं, आप वापस से कैपिटल में जाना। एंड ये सबसे बड़ी गलती थी सिराजुद्दौला की। बट गलती से भी ज़्यादा जो है बेसिकली प्रैग्मेटिज्म ही था। इफ़ यू लुक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सिराजुद्दौला, देन ऑब्वियसली ही वाज वेटिंग फॉर ऑलमोस्ट 1.5 डे कि ब्रिटिशर्स अटैक करें और इनको हरा दे। एंड ब्रिटिशर्स के पास सिर्फ 3000 की आर्मी थी, एंड इन दैट कैपेसिटी ट्रस्टेड हिज मिलिट्री जनरल, दैट इज मीर जाफर। एंड मीर जाफर को जैसे अपने ट्रस्ट कर लिया, हो गई गलती, बिकॉज सिराजुद्दौला वॉज नॉट अवेयर व्हाट वाज कुकिंग बिहाइंड हिज बैक। अल्टीमेटली फिर सिराजुद्दौला जो है ही वेंट अवे और ही बेसिकली रिटर्न बैक टू हिज कैपिटल मुर्शिदाबाद। एंड ये जो बैटल ग्राउंड था बैटल ऑफ प्लासी, इसको प्लासी इसीलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे लोकल पलाश की जो ट्री है वो बहुत ज़्यादा थी, तो दैट्स व्हाई इट इज बैटल ऑफ प्लासी। पलाश के ट्री के ऊपर ये नाम जो है पड़ा हुआ है। तो जैसे ही सिराजुद्दौला वापस गया मुर्शिदाबाद में, मीर जाफर जो उसने अपनी ट्रेचरी ग्राउंड पे दिखाई। रफली 50,000 की आर्मी थी, एंड ये जो 50,000 की आर्मी जो थी सिराजुद्दौला की, उसमें से रफली 45,000 लोग लेके मीर जाफर जो है वो जाके मिला। किसको मिला? देन रॉबर्ट क्लाइव को। एंड दैट वाज द गेम चेंजर। सडनली एट द बैटलफील्ड दिस वाज अ वेरी वेरी यू कैन से दैट ट्रेजिकल इवेंट फॉर द एंटायर बंगाल, कि मीर जाफर जिसके ऊपर पूरा जिम्मा था कि बंगाल को बचाए फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स से हाथ मिलाया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यू कैन सी नाउ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी रफली 45,000 ये लेके आया था,
3000 उनके पास थे, हो गई 47, एंड वर्सेस अब बंगाल की आर्मी जो है 5000 की ही बची। ये 5000 की आर्मी का जो बेसिकली लीडर था दैट वाज मीर मदान। एंड ये मीर मदान का अगर स्टोरी भी अगर आप इन डिटेल देखोगे देन आपको पता चला कि सिराजुद्दौला वाज नॉट अ बेवकूफ़ इंसान। सिराजुद्दौला को पहले से ही पता था कि मीर जाफर जो है ही इज़ नॉट अ पर्सन टू बी ट्रस्टेड विथ। एंड मीर जाफर बूढ़ा भी था, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स का था। एंड दैट्स वाई 1756 में जैसे ही सिराजुद्दौला नवाब बना ही वांटेड टू रिप्लेस मीर जाफर, बट अगर आप सडन रिप्लेसमेंट करोगे देन कोर्ट में गड़बड़ होगी। तो दैट्स वाई ही क्रिएटेड दिस काउंटर पर्सन या फिर कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम इन मीर मदान। तो मीर मदान के पास भी बेसिकली मीर वाला टाइटल था, मीर बख्शी वाला टाइटल था। एंड मीर बख्शी वाला टाइटल जो है इट मीन्स दैट यू आर व्हाट देन सेनापति और यू आर बेसिकली कमांडर ऑफ द एंटायर फोर्सेस ऑफ बंगाल। तो मीर जाफर एंड मीर मदान ये दोनों जो नाम आपको दिखाई देते हैं उसमें आपको वही समझना पड़ेगा कि इवन सिराजुद्दौला जो है उसने ये चीज़ पहले ही देख ली थी कि मीर जाफर जो है ही हैड टू गो, बट अल्टीमेटली उसको रिप्लेस करने के लिए जो मीर मदान उसने खड़ा किया था दैट वाज वन ऑफ द रीज़न वाई मीर जाफर जो है ही वॉज वेरी अपसेट विद सिराजुद्दौला और उसने इतनी बड़ी कॉन्स्पिरसी कर भी ली। बट अल्टीमेटली जब 47,000 की आर्मी मीर जाफर रॉबर्ट लाइव वर्सेस मीर मदान की 5000 की आर्मी, देन मीर मदान मरने ही वाला था, हुआ भी वही। जैसे ही मीर मदान मरा बाय द इवनिंग ऑफ 23 जून मुर्शिदाबाद तक ये पूरी की पूरी बंगाल की आर्मी मीर जाफर की एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की पहुंची। अनफॉर्चुनेटली सिराजुद्दौला को जब तक ये न्यूज़ पता चली इट वॉज टू लेट फॉर हिम एंड अल्टीमेटली ही हैड टू रन अवे। एंड रन अवे करने के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक ही वॉज लेटर ऑन फाउंड विद इन बंगाल। उसका वही प्लान था कि कुछ तो करके अवध पहुंचा जाए। एंड अवध में जाने के बाद जो है वहाँ का जो बैठा हुआ नवाब था दैट इज शुजाउद्दौला, उसके साथ हाथ मिला एंड देयर आफ्टर बंगाल के ऊपर अटैक करे। बट बिफोर रीचिंग अवध ही वॉज कैप्चर्ड, ही वॉज ब्रॉड बैक टू बंगाल। बंगाल में वापस बुलाने के बाद उसको जो है बेसिकली फांसी के ऊपर चढ़ा दिया गया। इट वॉज मीर जाफर सन जिसका नाम था मीरान जिसने सिराजुद्दौला को फांसी के ऊपर चढ़ाया हुआ था। एंड फिर अल्टीमेटली यू कैन से कि पूरा का पूरा बैटल जो है इट वॉज नथिंग बट अ फार्स। फार्स मतलब ये मजाक था, ये बैटल कभी था ही नहीं। इसके ऊपर लेटर ऑन हम लोग जब बक्सार देखेंगे बैटल ऑफ बक्सार तो दोनों बैटल को कंपेयर करेंगे एंड देयर आफ्टर वी आर गोइंग टू सी ऑल्सो कि भाई बैटल ऑफ प्लासी जो है इट वॉज नेवर अ बैटल। जब आप बैटल बोलोगे तो आपको एक सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी दोनों साइड से दिखाई देनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखाई दी है। कोई तो बैटल स्ट्रेटेजी अपने को दिखाई देनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग इनके पहले के बैटल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल बैटल ऑफ प्लासी ये जो है पानीपत जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर ने कुछ नया तुलघुम रूमी दराफ्टर कज़ान बुजुर्ग ये जो उसके कैनन है वो इम्प्लीमेंट करके रखे थे, लाए थे। वैसे फिर उसके पहले की बैटल की बात करें दैट इज़ बेसिकली बैटल ऑफ तराइन जो घुरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। उसमें महमूद घुरी ने कैलकुल टेक्निक जो है वो यूज़ की हुई थी। तो ऐसी कोई तो बैटल स्ट्रेटेजीज जो हम लोग को दिखाई देनी चाहिए वो भी हम लोगों को यहाँ पे दिखाई नहीं दी है। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि जब कोई इंपॉर्टेंट बैटल होता है तो वो बैटल जो है बेसिकली उसमें आपको एक लार्ज स्केल कैजुअलिटी दिखाई देनी चाहिए, मतलब वाउंडेड एंड मरे हुए लोगों की संख्या दिखाई देनी चाहिए। तो ये भी हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई दी है कि अगर आप देखोगे तो रफ स्ट्रेंथ टोटल 55,000 के अप्रॉक्सीमेटली ग्राउंड पे अवेलेबल था, जिसमें से मरे कितने तो हार्डली यू कैन से 550 लोग जो है वो वाउंडेड एज वेल एज मरे हुए थे। तो अगर 55,000 में से नॉट इवन 1% यू कैन से अगर लोग आपके मरे हुए हैं तो फिर आप वो बैटल को बैटल बोल ही नहीं सकते। इट वॉज जस्ट अ माइनर स्कर्मिश। स्कर्मिश का मतलब जो लोकल झगड़ा होता है ना गली के दो गुटों के बीच में कि एक यहाँ से बुक्का मारूंगा वहाँ से मारूंगा, दैट काइंड ऑफ द थिंग। क्योंकि 55,000 में से अल्टीमेटली सिर्फ 500 लोगों के अराउंड ही क्या हुआ है, 550 लोगों के अराउंड हम लोग को डेथ एज वेल एज वाउंडेड की जो ये है संख्या है वो मिली हुई है। एंड दैट्स अ बैटल ऑफ प्लासी को आप बैटल कंसिडर ही नहीं कर पाओगे, इट इज़ अ स्कर्मिश। एंड देयर आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी का लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज इट सिग्निफिकेंस। कि अगर हम लोग सिग्निफिकेंस की भी बात करें तो इतना कोई बड़ा सिग्निफिकेंस हम लोग को बैटल ऑफ प्लासी का नहीं दिखाई देता है। इट इज़ नॉट एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी, इट इज़ बैटल ऑफ बक्सार, जिसके बाद में बंगाल जो है वो पूरा का पूरा कंपनी के हाथ में चला गया। एंड वो कैसा उसके ऊपर भी थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। बट ये जो 4 पॉइंट मैंने आपको बता के रखे उसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, बिकॉज यही वाले जो 4 पॉइंट है वो आपको बेसिकली लिखने थे। जो यूपीएससी ने सवाल भी पूछा था कि बैटल ऑफ प्लासी जो है इट वॉज मेयर अ स्कर्मिश, जबकि बैटल ऑफ बक्सार वॉज द एक्चुअल बैटल। तो बैटल ऑफ प्लासी वॉज इंडीड अ स्कर्मिश। एंड ये स्कर्मिश क्यों थी ये मैंने आपको 4 पॉइंट में अभी समझाया है। देयर आफ्टर मीर जाफर जो इसके बाद जो नया नवाब जो बन गया एंड देयर आफ्टर ब्रिटिशर्स को एक हैंडसम कंपनसेशन इसके बाद में मिला ही मिला। एंड ये कंपनसेशन मतलब वही था एज प्रॉमिस्ड ₹3 करोड़ जो है बेसिकली वो कंपनी को मिले। इसके साथ साथ जो है पर्सनल ब्राइब्स जो है
वो भी कंपनी को मिली। एंड पर्सनल ब्राइब्स के साथ साथ जो मीर जाफर ने प्रॉमिस किया था कि 1.80 लाख रुपीज़ एनुअली जो देंगे, वो भी बेसिकली असर्टन किए गए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा का पूरा बंगाल जो है उसको वो इनकी कंपनी की मोनोपोली, मतलब जितने भी फ्रेंच सेटलमेंट जो थे वो वहाँ से निकाल दिए गए, सबको भगा दिया गया। एंड देयर आफ्टर कंपनी की एक मोनोपोली जो हम लोग को यहाँ पे नज़र आती है। देयर आफ्टर ये फैक्ट भी थोड़ा बहुत याद रखना ही आपको कि 65 रफली यू कैन से ये जो कैजुअलिटीज़ वो ब्रिटिशर्स के साइड में थी। एंड देयर आफ्टर रफली 500 कैजुअलिटीज़ जो है वो किसके साइड पे थी, बंगाल के साइड में थी। एंड इन दैट कैपेसिटी हार्डली 550, नॉट मोर देन दैट, हम लोग को वाउंडेड एज वेल एज डेथ जो रेशियो जो है वो यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये आर्मी का स्ट्रेंथ एंड देयर आफ्टर कैजुअलिटी, ये भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है कि वाई बैटल ऑफ प्लासी इज अ मेयर स्कर्मिश। स्कर्मिश मतलब बेसिकली लोकल लेवल का झगड़ा, कोई लार्ज स्केल वॉरफेयर या फिर बैटल हम लोगों को यहाँ पे नहीं दिखाई देता है। एंड देयर आफ्टर इंपॉर्टेंस इसका वही है कि सबसे पहले वाला जो इंपॉर्टेंस जो है इज बेसिकली रिलेटेड टू द इट इज इनसिग्निफिकेंट मिलिट्री वॉरफेयर, कि बैटल ऑफ प्लासी कभी इतना बड़ा होता ही नहीं। बैटल ऑफ प्लासी को बड़ा बनाने का काम जो है ये नेशनलिस्ट हिंदू हिस्टोरियन ने किया हुआ है, एंड देयर आफ्टर ये कॉलोनियल हिस्टोरियन ने किया हुआ है, बिकॉज उनका कहना है कि भाई इसके बाद जो है इंडिया जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर आना चालू हो गया। तो यस, इसके बाद में इंडिया ब्रिटिशर्स के अंदर आया हुआ है, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली बैटल ऑफ प्लासी। अगर हम लोग पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 2 जुलाई मीर जाफर जब एक्चुअली नवाब बना, इट टुक देम ऑलमोस्ट अ वीक टू सर्च सिराजुद्दौला और उसको हैंग करने के लिए। बट मीर जाफर जब तक नवाब बना तब तक कंपनी का कोई इंटेंशन हम लोग को ग्राउंड लेवल पे दिखाई नहीं दिया कि बंगाल को कैप्चर करना है या फिर लूटना है। इट इज़ इनफैक्ट वी कैन से कि पूरा का पूरा उसके बाद में हुए सिनेरियोस जो मीर जाफर के लिए भी हेडेक बने, कंपनी के लिए भी हेडेक बने, एंड धीरे धीरे कंपनी का एंटेंगलमेंट जो है वो बंगाल में बढ़ता गया। तो कंपनी की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी कैसा है वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो है इट इज़ एन इनसिग्निफिकेंट मिलिट्री वॉरफेयर, और इसके ऊपर एक हिस्टोरियन का स्टेटमेंट भी है कि प्लासी वॉज अ ट्रांजैक्शन इन विच रिच बैंकर ऑफ बंगाल एंड मीर जाफर सोल्ड आउट नवाब ऑफ बंगाल टू इंग्लिश। तो ये वाला एस्पेक्ट भी हम देख चुके हैं, तो इसलिए मैंने आपको एडमिरल वैटसन भी बताया, ख्वाजा पेट्रियस भी बताया था, जो डील हुई थी उसके बारे में भी डाटा दिया हुआ है। तो ऐसे वाले अगर क्वेश्चन आते हैं तो यू कैन सॉर्ट इट आउट। देयर आफ्टर जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है कंपनी की, इसके बाद में हम लोग को धीरे धीरे आती हुई दिखाई दी है, जिसके अब थोड़े टाइम में बात भी करेंगे कि एग्जैक्टली कंपनी की पॉलिटिकल सुप्रीमेसी बंगाल के ऊपर आई तो एग्जैक्टली आई क्यों। एंड देयर आफ्टर बंगाल जो है इट बिकम कैश काउ फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ये प्लासी का प्लंडर जो हुआ इसके बारे में भी थोड़े बहुत डाटा जो आपको पता ही होने चाहिए। तो रफली वी कैन से कि इन बिटवीन 1757 से लेके 1756 रफली 22.5 मिलियन जो है वो मीर जाफर के थ्रू जो है कंपनी के पास जो है एन्युअली आते ही रहे। तो मतलब रफली 2.5 करोड़ रुपया जो है जो प्रॉमिस किया था कि वन टाइम सम ही आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा सम जो है रफली वी कैन से एन्युअली कंपनी के पास जाता ही रहा। एंड उसमें जो क्लाइव जो है उसको भी एक पर्सनल जागीर मिली थी रफली 34,000 पाउंड की उस जमाने में। इस ज़माने में अगर आप इसको आज एट्रीब्यूट करोगे तो 34,000 पाउंड जो है रफली 3 and 3.5 मिलियन पाउंड के अप्रॉक्सीमेटली ये सम है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज सम। एंड मिसयूज ऑफ दस्तक, जिसके ऊपर भी हमने कल बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ये दस्तखत एग्जैक्टली होता क्या है, एंड आफ्टर इसका मिसयूज जो है वो कैसे कंपनी कैरी आउट करती थी। इसकी वजह से कंपनी की मोनोपोली भी हुई, एंड कंपनी ने ये वाले जो दस्तक है वो प्राइवेट ट्रेडर को जब बेचने चालू कर दिए तो उसकी वजह से बंगाल के रेवेन्यू को एक लॉस जो है वो भी इसके वजह से हुआ ही हुआ। एंड इन दिस बैकग्राउंड फिर ये जो रेन है मीर जाफर का वो भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि मीर जाफर वॉज हार्डली 70 ईयर्स ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। एंड 70 ईयर्स मतलब ही हैड ऑलरेडी एंजॉयड हिज एंटायर लाइफ। उस जमाने में 70 साल जिंदा रहना वही सबसे बड़ी बात थी, जबकि ऑर्डिनरी एवरेज बेसिकली जो इंडियंस का जो लाइफ स्पैन था उस जमाने में 30-35 ईयर्स का ही हुआ करता था। ये भाई साहब 70 साल के थे एंड ही वॉज अबाउट टू रिटायर फ्रॉम द कोर्ट। उसके लिए प्रॉब्लम वही था कि रिटायर होने से पहले जो डेली इंसल्ट सिराजुद्दौला को उसको मिलता था, एंड सिराजुद्दौला ने उसके काउंटर में मीर मदान को जो खड़ा किया हुआ था वो, बट अल्टीमेटली कॉन्स्पिरसी करके ये बंदा जो है क्या हुआ देन आया, किसके ऊपर आया, थ्रोन के ऊपर आया। एंड कॉन्स्पिरसी करके थ्रोन के ऊपर आने के बाद अल्टीमेटली ही रियलाइज कि द ग्रीड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज इनसैटिएबल। ये हंगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी खत्म होगा ही नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली मीर जाफर जो है ही गॉट ट्रैप्ड
इन वेरियस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस। तो ये वेरियस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस भी हमको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले बैटलफील्ड ऑफ प्लासी में जो कुछ हुआ, इसको नॉर्मल इंडियन टर्म में गद्दारी बोली जाती है। एंड फिर ये गद्दारी जो है, ये गद्दारी किसी के भी गले में उतरने वाली नहीं थी। सबसे पहला एस्पेक्ट जो मीर जाफर के साथ हुआ कि उसकी जो आर्मी थी, दैट आर्मी इटसेल्फ डिड नॉट लाइक वॉट एवर दैट ही हैड डन। ऑब्वियसली 45,000 की जो आर्मी उसके साथ ने, जो आर्मी ने साइड टर्न की हुई थी, वो आर्मी जो है इट वॉज लॉयल टू द बंगाल्स नवाब, बट ऑब्वियसली बंगाल का नवाब बैटलफील्ड पे नहीं था। एंड दैट्स व्हाई मीर जाफर की बात जो उनके आर्मी ने सुनी, बट लेटर ऑन इवन आर्मी रियलाइज कि क्या गड़बड़ है। एंड ये आर्मी जो है नवाब के अगेंस्ट, मतलब जो नया नवाब बना हुआ था मीर जाफर, उसके अगेंस्ट जानी चालू हो गई। एंड दैट्स व्हाई टू काउंटर दिस आर्मी 6,000 स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फोर्स है, ये बेसिकली इसको रखना पड़ा कहाँ पे, अपनी कैपिटल में, दैट इज मुर्शिदाबाद में। एंड यहाँ पे ही सारी की सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़नी चालू हो गई। मीर जाफर के लिए यही एस्पेक्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमको बंगाल हैंड ओवर करेगा, हैंड ओवर करके निकल जाएगा। हुआ एग्जैक्टली अपोजिट कि जिस हिसाब से उसने बंगाल लिया हुआ था, उसका वजह से वो अपनी आर्मी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पाया। दैट आर्मी, एंड आर्मी में भी सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो थी राय दुर्लभ, जो मीर जाफर के साथ ही था, इवन ही रियलाइज कि भाई ये सारी गड़बड़ वाली बात है, एंड ही स्टार्टेड टू गो अगेंस्ट मीर जाफर। एंड इन ऑर्डर टू प्रिजर्व हिमसेल्फ और डिफेंड हिमसेल्फ, अल्टीमेटली उसको कंपनी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ा। एंड कंपनी ट्रेंड 6,000 का जो फोर्स है वो उसके कैपिटल में राके रखना पड़ा। एंड ये सबसे डेंजरस चीज़ है कोई भी रूलर जो अपने ही खिलाफ कर सकता है। लेटर ऑन इसकी भी बात करनी है कि लेटर ऑन हमको देखना है, लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी जो ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बनी हुई थी, उसके सारे ही प्रोविजन इंडिया में पहले से ही अवेलेबल थे। एंड यही प्रोविजन को एक साथ करके लॉर्ड वेलेस्ली ने अपनी ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस बनी थी। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इनटू द कैपिटल सिटी एंड इंपॉर्टेंट टाउन्स ऑफ द लोकल रूलर। इसकी वजह से हुआ क्या, मीर जाफर जैसे इंडिया के रूलर है, उनमें एक फॉल्स नोशन ऑफ सिक्योरिटी आया कि हमारी सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी करेगी। बट दैट रूलर कुड नेवर अंडरस्टैंड कि वो आर्मी अब आपकी नहीं है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी है। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर वो आर्मी रहेगी, देन आपको ईस्ट इंडिया कंपनी की बातें माननी पड़ेगी। यू कैन नॉट गो अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। क्यों? बिकॉज ये आर्मी के जो लीडर हैं, उनके कॉन्टैक्ट अब आपके कोर्ट में जो आपके राइवल फैक्शन है उनके साथ है। तो अगर आपने कुछ मस्ती की, देन ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आपकी आर्मी बुलाओगे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अब वो कर ही नहीं पाओगे, बिकॉज कैपिटल सिटी में ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी बैठी हुई है। एंड इन दैट कैपेसिटी वो आर्मी जो है, उनके पास राइवल क्लेमेंट टू द थ्रोन, जो अब इंडिया में काफ़ी ऑर्डिनरी मिल ही जाते थे, वो भी अवेलेबल थे। तो इंडिया के रूलर के लिए ये प्रिकेरियस पोजीशन बन गई कि ऑन वन हैंड ही वाज अंडर द फॉल्स नोशन ऑफ सिक्योरिटी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ही रियलाइज कि ही गॉट ट्रैप्ड एट द हैंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये जो स्टेशनिंग ऑफ द परमानेंट ट्रूप वाला पंगा है, ये इंडिया में सबसे पहले किसी ने किया होगा तो वो ड्यूप्लिक्स ने किया था। हमने देखा था कि ड्यूप्लिक्स ने जैसे मुजफ्फर जंग को चढ़ा दिया नवाब ऑफ इसके ऊपर, दैट इज निज़ाम ऑफ हैदराबाद के थ्रोन के ऊपर, तो उसके बाद ने एक स्मॉल फोर्स जो है वो हैदराबाद सिटी में रखी थी, और उसका लीडर था बस्सी, जो बेसिकली एजेंट भी बना फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का इन द कोर्ट ऑफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो यही वाला एस्पेक्ट यहाँ पे हुआ कि सबसे पहली एंड भारी गलती जो है बेसिकली यहीं पे हो गई। ये सवाल भी आपको आ सकता है कि भाई इंडिया के रूलर जो है वो कंपनी के ऊपर ओवर रिलायंट हुए। ये ओवर रिलायंस होने के पीछे का ये सबसे बड़ा रीज़न था कि आपका कोर जो है वो अभी बेसिकली आपके हाथ में नहीं बचा, बिकॉज आपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी अपने पास ला के रखी अंडर द फॉल्स नोशन कि ये लोग आपको हेल्प करेंगे। बट उनके लीडर्स ने अपनी कोर्ट के जो राइवल क्लेमेंट है उनके साथ कॉन्टैक्ट करके रखा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम यू रियलाइज कि ना भी आपके पास आर्मी है, ना आपका कोर्ट आपके हाथ के अंडर है, बिकॉज इवन दैट कोर्टियर न्यू कि राजा को अगर दबाना है तो ब्रिटिशर्स के साथ जो है क्या करो, समझौता करो, ब्रिटिशर्स को अपने पास रखो। एंड दैट इज हाउ धीरे धीरे करके वी कैन सी ये जो कोर्ट जो है वो पूरा का पूरा इनके हाथ से बाहर जाना चालू हो गया। देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है मीर जाफर के लिए जो हुआ वो था इंटरनल रिबेलियन। कंसिक्वेंट या फिर मल्टीपल इंटरनल रिबेलियन हुए। बहुत सारे लोकल जमींदार एंड लोकल लेवल के जो हिंदू राजा थे उनको ये चीज़ पसंद ही नहीं आई। इसमें बेसिकली बहुत सारे इंपॉर्टेंट नाम हमको मिलते हैं, जिसमें पूर्णिया का नाम अगेन आता ही आता है। ये पूर्णिया का जो बेसिकली रूलर था एंड उसके साथ साथ जो कुछ और रूलर थे, उसने मीर जाफर को जो है बेसिकली अपोज करना जो है चालू कर दिया। तो ये जो मल्टीपल इंटरनल रिबेलियन जो है बेसिकली वो भी मीर जाफर के सामने आके खड़े हो गए। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट था कि जो ब्रिटिशर जो है उनकी जो कंटिन्यूस रेवेन्यू डिमांड थी
तो कंटिन्यूस डिमांड ऑफ द मनी ऑफ द ब्रिटिशर्स, इसकी वजह से हुआ क्या कि पूरा का पूरा बंगाल का जो ट्रेजरी है वो बेसिकली नवाब के हाथ में ना रहते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ही चला गया। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने यही ट्रेजरी से या फिर यही पर्टिकुलर जो बेसिकली आपका जो ट्रेजरी है उसमें से पैसे निकाल के अपने जो इंडिया के डिज़ाइंस है, मद्रास में इसी टाइम पे अगर आपको याद रहेगा तो बैटल ऑफ वेंडी वॉच भी खेला गया था, दैट इज़ थर्ड एंग्लो कार्नेटिक, और उसका भी फाइनेंस जमा लिया। एंड इंडिया से जो भी कमोडिटी उनको खरीदनी है तो उसके लिए भी यही से पैसा निकालना चालू कर लिया। एंड इन दिस कॉन्ट्रम अल्टीमेटली मीर जाफर जो है वो जब फंसा तब उसको अल्टीमेटली रियलाइज़ हुआ कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन उसने क्रिएट की है इट इज़ नॉट टू द वेल बीइंग और बेनिफिशियल फॉर एनी एंटिटी अक्रॉस द बंगाल। इससे बंगाल का और उसका खुद का ही लॉस हो रहा है। एंड फॉर दैट पर्पज अल्टीमेटली फिर उसने एक सोल्यूशन भी ढूंढा कि इसी पीरियड ऑफ टाइम में इंडिया में कौन बैठे हुए हैं, तो डैनिश लोग बैठे हुए, दैट इज डेंस बैठे हुए हैं। तो जो डैनिश बैठे हुए हैं पहले उनके साथ कांटेक्ट किया, डच बैठे हुए उनके साथ कांटेक्ट किया, एंड देयर आफ्टर ये डैनिश एंड डच इनके साथ कांटेक्ट करने के बाद हेल्प डच लोगों से आई। तो डच लोगों से जो अल्टीमेटली जो हेल्प आई तो उसके वजह से अल्टीमेटली इसने डच लोगों के साथ कांटेक्ट करके उनको बुलाने की कोशिश की। बट अगेन ये भी हम देख चुके हैं कि बैटल ऑफ बेदारा में, बैटल ऑफ हुगली में 1759 के अराउंड अल्टीमेटली रॉबर्ट क्लाइव ने डच लोगों है जो है उनको पूरी तरीके से हरा भी दिया। तो जो बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ चिंसूरा, बैटल ऑफ हुगली, जिसमें डच लोग जो है उनकी इंडिया की जो सारी की सारी सेटलमेंट या फिर पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस ही खत्म हुआ, वो भी इसी चक्कर में हुआ था। एंड इन दैट कैपेसिटी 1759 आते आते कंपनी जो है बेसिकली इट वॉज क्वाइट अनहैप्पी विथ मीर जाफर एंड हिज पॉलिसीज, कि मीर जाफर जो है पैसे भी नहीं दे रहा है, मीर जाफर जो है फॉरेन लोगों के साथ कांटेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाने की कोशिश भी कर रहा है। और इसी पीरियड में 1759 में हम लोग को एक और चीज़ दिखाई देती है कि मीर जाफर जो है उसका जो बेटा जो है वो भी मर चुका था। एंड बेटे के मरने के बाद, बेटा का नाम था मिरान, उसका बेटा एंड देयर आफ्टर मीर कासिम जो सन इन लॉ था मीर जाफर का, इन दोनों के बीच में एक राइवलरी भी क्लेम हुई। एंड ये राइवलरी में अल्टीमेटली मीर कासिम जो है ही सिक्योर्ड सपोर्ट ऑफ हेनरी वेंसिटाट। हेनरी वेंसिटाट जो उस जमाने में या फिर उस टाइम पे गवर्नर ऑफ फोर्ट विलियम, कैलकाटा का जो फोर्ट है वो थे। एंड यही हेनरी वेंसिटाट है, उन्होंने अल्टीमेटली फिर मीर कासिम के साथ जो एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया। एंड मीर जाफर को अल्टीमेटली 1760 में ही वॉज फोर्स्ड टू स्टेप डाउन एंड मीर कासिम जो है उसको एक नया नवाब ऑफ बंगाल जो है वो बनाया गया। तो ये सारा सागा जो है उसमें यू कैन क्लियरली सी कि जो कॉन्स्पिरसी मीर जाफर ने एंड देयर आफ्टर उनके जो सपोर्टर है उन्होंने की थी, वो कॉन्स्पिरसी अल्टीमेटली इन लोगों के जान पे ही आई। लेटर ऑन इवन अगर आप महातब राय जगत सेठ की भी बात करोगे तो महातब राय जगत सेठ जो है उसको तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिंदा ही जला दिया। उसके बारे में बेसिकली हम लोग नहीं पढ़ने वाले, बट दैट इज होल टुगेदर अनदर स्टोरी। बट ये पूरा का पूरा सागा बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1760 एंडेड ऑन अ प्लेटफॉर्म और एंडेड ऑन अ फुटिंग वेयर बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो उनकी अब पॉलिटिकल एसेंडेंसी इंडिया में दिखाई दे रही है। तो इफ वी आर देयर इन 1760 देन आपको यही सिनेरियो तो समझना है कि ऑन वन हैंड इंडिया में सबसे सुप्रीम एंटिटी अभी भी मराठा है, ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिशर्स एंड देयर आफ्टर फ्रेंच की राइवलरी जो है उसमें ब्रिटिशर्स हैव बिकम विक्टोरियस। हमने पहले ही देखा था कि बैटल ऑफ वेंडी वॉच उसमें ब्रिटिशर जो वो जीत चुके थे, फ्रेंच जो है वो हार चुके थे। एंड देयर आफ्टर बाय 1760 मीर कासिम जो है वो थ्रोन पे आ चुका था। इट मीन्स दैट द नवाब ऑफ बंगाल जो है अब वो बेसिकली पपेट इनटू द हैंड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका था। एंड ये पपेट बनने के पीछे का रीजन भी वही था कि ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर रॉबर्ट क्लाइव एंड जनरल वैटसन, एडमिरल वैटसन, इनकी पॉलिसी देखोगे तो 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ तब उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है। बट अल्टीमेटली दे रियलाइज कि सारी चीज़ें जो उनके हाथ में आ चुकी है। और क्यों? बिकॉज दैट 6000 का जो स्मॉल फोर्स जो उन्होंने इंडिया के कैपिटल सिटी में ही रख दिया, बंगाल के कैपिटल सिटी में रख दिया। एंड वहाँ से फिर अल्टीमेटली दे रियलाइज कि दे कैन ईजिली कंट्रोल द ट्रेजरी ऑफ द बंगाल। एंड रॉबर्ट क्लाइव जो है उसने बेसिकली यही वाली पॉलिसी जो पहले 1754 में जस्ट 2-3 साल पहले ही जो ड्यूप्लिक्स ने हैदराबाद में इम्प्लीमेंट करके रखी थी, वैसे वाली पॉलिसी उसने देखी कि फ्रेंच अगर वहाँ पे दैट इज़ हैदराबाद में इम्प्लीमेंट करे तो उनके लिए वो फायदेमंद थी। वैसे अगर हम लोग भी ये पॉलिसी अगर बंगाल में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज स्टेशनिंग ऑफ द ट्रूप एन एजेंट इन द कैपिटल सिटी, देन हमारे लिए वो फायदेमंद ही है। एंड दैट इज हाउ दिस एस्पेक्ट नाउ लेटर ऑन वॉज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन ईच एंड एवरी स्टेट। एंड लेटर ऑन तो एक इलेबोरेटली सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी है वही ब्रिटिशर्स ने लाके रखी हुई थी।
तो 1760 आते आते ये सिनेरियो जब इंडिया में डेवलप्ड हुआ बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1761 बैटल ऑफ पानीपत जो वो होने वाला था, दैट इज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें मराठास वाज टू बी डिफीटेड। 1763 में अल्टीमेटली हम लोगों को दिखाई दिया है कि ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। मतलब यहाँ पे कोई भी जीते, इट डज नॉट मैटर यूरोप में कौन जीत रहा है वो मैटर कर रहा था, एंड यूरोप में भी ब्रिटिशर्स ही जीते। 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिससे फ्रेंच ने अल्टीमेटली एक्सेप्ट किया कि इंडिया में उनका कोई भी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। एंड मीर कासिम जो पपेट था वो भी अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी ट्रेचरस फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको 1764 एंड देयर आफ्टर 1765 के बैटल ऑफ बक्सार में जो हराया गया। एंड दैट्स व्हाई यू नीड टू रिमेंबर कि बैटल ऑफ प्लासी डिसाइडेड नथिंग। It was not actually Battle of Plassey, it was the event that was later on happening after the Battle of Plassey, जिसके वजह से पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का वो कंपनी के अंडर चला गया, एंड कंपनी जो है वन ऑफ द सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंटिटी बनी। बट ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली होते होते 1765 आ गए, एंड दैट्स व्हाई 1765 दैट इज बैटल ऑफ बक्सार जो है वो क्रूशियल है। तो उसके ऊपर भी लेटर ऑन आप जाएंगे तो धीरे धीरे बात करेंगे। बट आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर। विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आस, एंड अगर आपको कुछ पर्सनल सवाल मुझसे अगर डायरेक्टली पूछना है, यू कैन डू इट ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आस। सो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए। विल मीट अगेन देन मंडे। आई गेस कल जो है संडे रहेगा, तो मंडे को भी मिलेंगे, एंड मंडे को वी आर गोइंग टू टेक अपॉन और टॉक अपॉन बैटल ऑफ बक्सार, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू फिनिश अप विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। एंड देयर आफ्टर ट्यूसडे ऑनवर्ड जो है हम लोग वी विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज। मोस्ट प्रोबेबली जो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हैदराबाद फर्स्ट एंड देयर आफ्टर मराठास। तो दैट विल बी द रफ फ्लो फॉर द नेक्स्ट वीक, बट आज के लिए फिर इतना ही। सो थैंक यू सो मच गाइज, विल बी स्टॉपिंग द सेशन नाउ। ओके, थैंक यू सो मच।